हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं हूं निर्देश। तो आज का दिन सारे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। एक गरिमापूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन ही भारत ने अपनी जो खोई हुई गरिमा है उसको वापस पाया है। क्योंकि जो रामलला हैं वो अपने जन्म स्थान पर वापस लौटे हैं, अपने जन्म निवास पर वापस लौटे हैं। तो राम मंदिर को लेके बहुत सारी बातें करी गई हैं, है ना। चाहे पॉजिटिव भी की गई हैं, नेगेटिव भी की गई हैं। कोई कह रहा था कि मैं मंदिर क्यों बनवाना है, हॉस्पिटल बनवा दो, हॉस्पिटल से इलाज होगा, मंदिर से क्या होगा, है ना। हॉस्पिटल से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मंदिर से रोजगार थोड़े नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब मंदिर स्थापना का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे कुछ कंट्रोवर्सियां अराइज हुई। शंकराचार्यों का विवाद हमने सभी ने देखा टीवी पर, है ना। पूरी मीडिया ने उसको कवर किया और पूरी मीडिया ने, ग्लोबल मीडिया ने कवर किया आज का जो भव्य राम मंदिर का जो उद्घाटन है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको भी। तो चलिए जानते हैं कि क्या है राम मंदिर के इम्पोर्टेंट फीचर, क्या इसकी कॉस्टिंग रहने वाली है और क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं इसके इंडियन इकोनॉमी पे और खास करके यूपी की इकोनॉमी पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मंदिर की बात करें तो अगर इसका डिजाइन देखें तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत है। और इस मंदिर को बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है। इस टोटल अगर टेम्पल कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो 57 एकड़ के एरिया में, टोटल 57 एकड़ के एरिया में इस मंदिर को बनाया गया है। ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करें पूरा ओवरऑल, ठीक है, वो 57 एकड़ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्पल एरिया वो 10 एकड़ का बना हुआ है। 10 एकड़ का बना हुआ है, ठीक है। अगर मंदिर की हाइट की मैं बात करूं तो ये 161 फीट है, 161 फीट है। इसके अलावा अगर सामने की तरफ आए और इसकी स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों की तरफ देखें तो उनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 16 फीट है, ठीक है। इसके अलावा आ, अगर बात करें इसके डिजाइन की तो इस मंदिर को डिजाइन किया गया है नागरा शैली में, ठीक है। नागरा शैली में तीन तरह की शैलियां भारत में होती है मंदिर डिजाइन करने के लिए, है ना। एक द्रविड़, नागर और वेसर, ठीक है। द्राविड़ शैली में मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं? साउथ इंडिया में बनाए जाते हैं, जहाँ मंडपम वगैरह होते हैं, है ना। साउथ इंडिया में बनाए जाते हैं, विमान वगैरह जिसमें लगे होते हैं, ठीक है। नागर शैली के जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे देखने को, वो आपको देखने को मिलेंगे आपके नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। अगर मैं बेसरा शैली की बात करूं तो इस शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल, ठीक है, एंड ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तीन तरह की शैलियां तीन अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तीन स्कूल ऑफ आर्ट है मंदिर आर्किटेक्चर के, द्राविड़, नागरा, वेसरा, और तीन अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। तो द्राविड़ जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो साउथ इंडिया में पाई जाती है, वहां पर मंदिरों में विमान होते हैं। नागरा की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया में पाया जाएगा, ये अपने मंडपम के लिए फेमस है। बेसरा, है ना, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में पाया जाएगा। तो तीन तरह की शैली है जिसमें हमने अपनाया है नागरा शैली को, क्योंकि ओबियस सी बात है ना, मंदिर नॉर्थ इंडिया में बनाया तो नागरा शैली को ही फॉलो करेगा, ठीक है। आ, इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो है इसके 5 डोम्स, 5 डोम्स, जिनको 5 अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं तो, है ना, आ, प्रार्थना मंडप, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, बाएं हाथ पर है। और अगर मैं राइट हैंड साइड पे आऊं तो आपको मिलेगा कीर्तन मंडप, ठीक है। और अगर मैं सबसे आगे आऊं, ठीक है, सबसे आगे ये वाला हिस्सा जो अगर मैं देखूं तो इसको बोला जाता है रंग मंडप, ठीक है। और मध्य वाला जो हिस्सा अगर मैं देखूं तो उसको बोला जाता है नृत्य मंडप, ठीक है। और जो अपर हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है? कूडू मंडप, ठीक है। तो ये 5 मंडप हैं, इनको याद रखेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 5 मंडप, है ना। बाएं हाथ पर आपका प्रार्थना मंडप है, दाएं हाथ पे आपका कीर्तन मंडप है, सबसे आगे आपको रंग मंडप मिलेगा, बीच में आपको नृत्य मंडप मिलेगा और सबसे पीछे आपको क्या मिलने वाला है ना, कूडू मंडप मिलने वाला है। कूडू मंडप के पीछे आपको
जस्ट शिखर मिलेगा। देखो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे है ना, रंग मंडप सबसे आगे है। ठीक है, अगर इस साइड से हम मंदिर को देखें तो है ना, सबसे आगे रंग मंडप है। उसके बाद आपको नृत्य मंडप मिलेगा, उसके बाद आपको कुडू मंडप मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आपका शुरू हो जाता है गर्भगृह। ठीक है, यही वो स्थान है जहां आज रामलला को स्थापित किया गया, इसी के जस्ट नीचे। ठीक है ना, अगर उस साइड हम चले जाएं है ना, तो उस साइड हमें मिलेगा प्रार्थना मंडप। और ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है आपका, कीर्तन मंडप। कीर्तन मंडप, ठीक है। और जो सबसे पिछला भाग है, सबसे ऊंचा बना हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, शिखर बोला जाता है। शिखरा बोला जाता है। ठीक है, मंदिर है ना, आ, वैसे तो कंप्लीट है, बट अभी इसको पूर्णतः फर्निश होने में, पूरी तरह कंप्लीट होने में 3 साल का समय लगने वाला है। अगर बात करें मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति की, तो इसको हम पहले भी शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ये मूर्ति भी अपनी विशेषताओं के कारण बड़ी चर्चा में है। काले पत्थर से बनाया गया है इसको। ठीक है, सबसे पहली विशेषता ये है कि इसको काले पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, ब्लैक रॉक से बनाया गया, ब्लैक रॉक से बनाया गया। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऊंचाई की बात करूं, ठीक है, तो ये लगभग 4.25 फीट है, 4.25 फीट है। ठीक है, अगर मैं मंदिर की इस मूर्ति की विशेषताओं की बात करें, तो उस मूर्ति में है ना, बहुत यूनिक चीजें उकेरी गई हैं। जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, बारह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल के अवतारों को उकेरा गया है ना। और जो मेन मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है एक कमल पे, कमल पर स्थापित किया गया है। अगर मैं बिल्कुल निचले हिस्से में बाएं साइड पर देखूं, यहाँ पर देखूं, तो मुझे गरुड़ जी की फोटो भी, गरुड़ जी की मूर्ति यहाँ पर उकेरी गई है। और अगर मैं दाएं साइड पर देखूं, तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति उकेरी गई है, हनुमान जी की मूर्ति उकेरी गई है। ठीक है, और अगर हम चलें इसके शीर्ष की तरफ, तो शीर्ष की तरफ चलते चलते हमें सबसे पहले यहाँ पे आपको ओम मिलने वाला है, ओम मिलेगा ये आपको। ठीक है, इसके अलावा और ऊपर चलेंगे तो आपको शंख मिलने वाला है, और इसके अलावा थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो चक्र मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम बाएं हाथ की तरफ चलें, तो यहाँ पर आपको गदा मिलने वाला है, जो भगवान जी की कौमुद की गदा है वो आपको दिखेगी। यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्वास्तिक दिखने वाला है, स्वास्तिक दिखने वाला है। तो ये मूर्ति भी अपनी विशेषताओं के लिए काफी चर्चा का केंद्र है, और बहुत ही सुंदर रूप में इसको बनाया गया है, क्योंकि रामलला के जन्म स्थान में इसको स्थापित करना था, तो भगवान राम के बाल स्वरूप को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। ठीक है, कि कितना खर्चा आया इसको बनाने में। तो अभी तक जो इसका एस्टिमेट है कि कितना खर्चा इस पर आ जाएगा टोटल बनाने में, तो इस मंदिर को बनाने का टोटल खर्चा है 1800 करोड़ रुपए। ठीक है, 1800 करोड़ रुपए में मंदिर पूरी तरह क्या होगा, बनकर तैयार होगा। अगर मैं फंडिंग की बात करूं, ठीक है, तो फंडिंग के का जो टारगेट है वो तो सिर्फ 900 करोड़ रुपए जो है ना, डिसाइड किया गया था कि भाई 1 करोड़ लोगों से है ना लगभग 900 करोड़ रुपए जुटाना है। बट आस्था तो फिर आस्था है ना, और इस आस्था के कारण लोगों ने बढ़ चढ़ के दान दिया, और ये जो फंडिंग है लगभग 3500 करोड़ रुपए पहुंच गई। ठीक है, यानी कि 1800 करोड़ मंदिर बनने में लगे हैं, और 3500 करोड़ है ना अभी ट्रस्ट के पास है ना है। तो 1800 करोड़ रुपए जब हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो अभी 1700 करोड़ रुपए है ना इनके पास, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके पास अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग की बात होगी। अ, अब बात करते हैं जिसकी बहुत दिनों से चर्चा की जा रही थी, हर कोई इसको इस बिहाफ पे क्वेश्चन कर रहा था कि भाई मंदिर से हासिल क्या होने वाला है ना, हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, यूनिवर्सिटी बनवा दो। ठीक है, तो अभी हाल ही में एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट आज ही पब्लिश की है। इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग साल 2025 में, फिनेंशियल ईयर 2025 में यूपी को प्राप्त होने वाले हैं 25,000 करोड़ रुपए, सिर्फ और सिर्फ इस राम मंदिर से। ठीक है, राम मंदिर से 25,000 करोड़ रुपए है ना यूपी गवर्नमेंट को मिलने वाले हैं।
ठीक है, तो ये अपने आप में मैसिव अमाउंट है। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई मंदिर से क्या मिलने वाला है, तो मंदिर से एटलीस्ट 25,000 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, है ना, कि मंदिर से और क्या क्या होगा। ठीक है, तो मंदिर से अभी हाल ही में एक जेफरी ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है ना, और इन्होंने बोला है कि जो अयोध्या का राम मंदिर है ना, 5 करोड़ टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये टूरिस्ट बहुत मैसिव है अपने आप में, जो कि सऊदी अरबिया के मक्का में जाने वाले लोगों से, या फिर आपके वेटिकन सिटी में जाने वाले लोगों से भी कहीं जाता है। हर साल जितने लोग वेटिकन सिटी या मक्का जाते हैं, उससे भी कहीं जाता है ये नंबर। ठीक है, तो जब लोग जाएंगे, है ना, टूरिस्ट जाएंगे, तो टूरिस्ट जाएंगे तो भाई होटल वगैरह करेंगे ना वहाँ पे कुछ, है ना, होटल वगैरह बुकिंग होगी, प्रसाद वगैरह खरीदेंगे। ठीक है, इसके अलावा अन रिचुअल्स करेंगे, है ना, रिचुअल्स करेंगे। ठीक है, फिर कुछ खाने पीने के लिए, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। ठीक है, तो अब ये रेस्टोरेंट, प्रसाद, रिचुअल्स वाले, रेस्टोरेंट वाले, ठीक है, ये कौन है? ये आम इंसान, भारत के सिटीजन ही तो है, अयोध्या के लोग ही तो होंगे, अयोध्या या और पास के यूपी के लोग होंगे। ठीक है, तो इनका घर नहीं चलेगा, है ना, इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, है ना। अब होटल जब खुलेगा तो होटल में कोई एक आदमी तो एम्प्लॉयड होगा नहीं, बहुत सारे लोग उसमें एम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, प्रसाद की, है ना, हजारों दुकानें प्रसाद के लिए खोली जाएंगी, रिचुअल के लिए हजारों पंडित होंगे। ठीक है, हजारों रेस्टोरेंट खोले जाएंगे जिसमें हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो मंदिर से ये मिलने वाला है, हमेशा से मंदिर से यही मिलता था, है ना, मंदिर इकोनॉमी का केंद्र रहे हैं हमारे यहाँ बहुत बड़ी। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं कि मंदिर से क्या मिलने वाला है, तो उसका जवाब ये है। तो ये रहा हमारा इन एंड आउट राम मंदिर का डिस्कशन, कि क्या इसके फीचर्स हैं और कितनी कॉस्ट है, और क्या इसके इम्पैक्ट होने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी पे, है ना। इंडियन इकोनॉमी को बहुत मैसिव लाभ होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टूरिस्ट अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। अब जो टूरिस्ट फॉरेन से आएंगे, वो सिर्फ अयोध्या तो नहीं आएंगे, अयोध्या घूमने के बाद वो आगरा भी घूमने जाएंगे, दिल्ली भी घूमने जाएंगे, है ना, पूरा इंडिया घूमेंगे, लक्षद्वीप भी घूमने जाएंगे, तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रहा राम मंदिर का इन एंड आउट डिस्कशन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।